अगर हमारे भय से जो पीड़ित है वही भयभीत हो जाएगा तो किस चीज़ की लोकतंत्र की क्या आवश्यकता थी हमें। लोकतंत्र इसलिए आया था, इसीलिए हमको पसंद था कि जो समाज के लोग हैं उनको अपनी जो समस्या है उनसे निजात मिल सके। तो हैदराबाद में ट्रेनिंग करने गए, वो वहाँ भी देखा कि एक दूसरी बिरादरी का आदमी था, उसने 3 दिन लगातार प्रयास किया कि मेरी क्या बिरादरी है। तो उसको तब तक नींद नहीं आ रही। जब मैंने उसको पूरा बता दिया तब जा करके उसको नींद आई और बड़ा फ्रस्ट्रेट रहा 3 दिन तक। मैं मजे ले रहा था इस बात की। संविधान से लोगों को दिक्कत ज़्यादा नहीं है, दिक्कत संविधान में जो प्रदत्त संरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है। और ऐसे लोग, जो लोग राजा नहीं बन सकते थे, जो लोग अधिकारी नहीं बन सकते थे, जो नेता नहीं बन सकते थे, जो डॉक्टर मास्टर वकील नहीं बन सकते थे, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की सोच नहीं सकते थे, और लोकतंत्र के बाद में वो लोग ये सब सोच में उनकी आने लगा। यस होने के बावजूद भी आपको जाति के बारे में फोर्स किया जा रहा बताने के लिए। हाँ, बाकायदा अपने बड़े कभी प्रेम से, कभी रिश्तेदारी पूछकर, या कभी कह के वहाँ से आने में तो त्यागी बहुत होते हैं, आप लोग कौन हैं, इस तरह से। फिर मैंने उनको काफ़ी लज्जित भी किया। मैंने कहा तुम एक अधिकारी हो, IB में अफसर थे वो, और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। इस तरह से संविधान एक ऐसी व्यवस्था के लिए समर्पित है जिसके अंदर समतामूलक समाज बनेगा और लोग एक दूसरे के दुख से दुखी होंगे, एक दूसरे के सुख से सुखी होंगे, ऐसी व्यवस्था बनाता है। बाबा साहब ने तो कंडीशंस भी दी हैं कि संविधान को और लोकतंत्र को सफल होने के लिए निश्चित रूप से लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए। और जातिबंदी कानून बनने में जितनी देर होगी उतना ही समतामूलक समाज देर से बन पाएगा। जो लोग आज जाति के ऊपर गर्व कर रहे हैं, या जाति के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, या जाति के ऊपर संगठन बना रहे हैं, जाति का नाम लिख रहे हैं या उपनाम लिख रहे हैं, जाति के नाम पे मोहल्ले बना रहे हैं, जाति के नाम पर सड़कें बना रहे हैं, जाति के नाम पर स्कूटर मोटरसाइकिल और कार में लिख रहे हैं, या अंधविश्वासों पर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो वैर भाव फैला रहे हैं, दूरियां समाज के अंदर आ रही हैं। संविधान इसलिए चुना कि बदले की भावना से देश ना चले, बदले की भावना से समाज ना चले। उसके लिए पुलिस सिस्टम है, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सरकार या जो भी जज हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। बदले की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। वो साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान डॉक्टर BP अशोक, जो कि पूर्व IPS रह चुके हैं। सर जहां भी रहे हैं, सर के जाने से पहले वहां पे सम्राट अशोक के शिलालेख पहुंच जाते थे, और सर का नाम भी है डॉक्टर BP अशोक। तो सर से जानेंगे कि सम्राट अशोक के शिलालेख और बहुजन मूवमेंट को लेकर सर ने बहुत सारा काम किया, और आज भी बहुजन मूवमेंट को लेकर सर काम करते रहते हैं। सामाजिक मुद्दों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों पर, हर तरह से बहुजन मूवमेंट कैसे आगे हो, बहुजन मूवमेंट कैसे आगे बढ़े, उस सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे सर से। तो सर स्वागत है सबसे पहले आपको मैं चैनल। सर जैसा कि हमने सुना है और हमने देखा भी है कि आप जहां भी जाते हैं आपका नाम भी है डॉक्टर BP अशोक। उससे पहले सम्राट अशोक के शिलालेख, आपका भी नाम अशोक और सम्राट अशोक के शिलालेख, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? देखिए, जब मैं BA में पढ़ता था तब सम्राट अशोक के बारे में विस्तार से जाना जी। और उससे भी पहले मेरे पिता डॉक्टर देवी सिंह अशोक रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे अशोक लगाया था। तो नाम से तो लगा हुआ था, कोई बात नहीं, वो तो पिताजी को श्रेय जाता है। लेकिन जब BA में हमने किताबें पढ़ी सम्राट अशोक के ऊपर, तो ये लगा कि भारतीय इतिहास के वो महानायक हैं। बुद्ध के सिद्धांतों को उन्होंने प्रशासन में और अपने शासन में भी और समाज के अंदर भी अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से उन्होंने उसको प्रचारित प्रसारित किया और समाज को बदल डाला। तो उनका प्रभाव मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ा। ख़ासतौर से उनके जो अभिलेख हैं, खास वो जिनके अंदर वो अपील करते हैं जनता से भी, अपने अधिकारियों से भी, कि वो जनता की बात को सुने, उनकी समस्याओं को सुने, रात दिन सुने, हर समय हर जगह सुने, और जनता का काम करना या विश्व कल्याण का काम करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आज की तारीख में तो बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, वो लोग देते हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने अधिकारियों को पहले ही कह दिया था कि जनता के कल्याण का काम सर्वोपरि है और उससे मुझे कभी भी कोई थकान नहीं होती है। तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने उनके समय रूखापन छोड़ा, क्रोध छोड़ा, चिड़चिड़ापन छोड़ा और जनता की समस्याओं को सुनना शुरू किया। और मैं नहीं समझता कि उनसे अच्छा प्रशासन के लिए कोई संदेश किसी सम्राट ने दिया होगा। लोकतंत्र में भी इस हद तक सुविधाएं और इस हद तक पब्लिक वेलफेयर स्टेट पैदा करना बहुत मुश्किल काम है, जो सम्राट अशोक ने किया था। आपने अधिकारियों को सम्राट अशोक ने निर्देश दिए मुझे कि जनता काम करने में कभी थकान महसूस नहीं। आप भी एक ऑफिसर रहे, अधिकारी रहे, तो आपने क्या अपने अधिकारी जीवन में क्या प्रॉब्लम फेस करी, और जो आज के अधिकारी हैं जो आपके साथ भी जो कह रहे होंगे, क्या उन्होंने जनता के लिए सम्राट अशोक के जो उपदेश दिए, उन्होंने अपने शिलालेखों में कहा, उन्होंने क्या लगा कि वो अधिकारी उस चीज़ को फॉलो करते हैं, जबकि सम्राट अशोक इस देश की पहचान भी सम्राट अशोक से है? देखिए, मैं क्षेत्राधिकारी नगर था सहारनपुर में, वहाँ पर मुझे जानकारी हुई कि हमारे एक SO ने, एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनसे ठीक से बात नहीं की, अपमानजनक तरीके से बात की। तो मैंने एक लिखित में आदेश किया था कि जो भी आगंतुक होगा या शिकायत करता होगा
उसको कुर्सी पे बिठा के बात करेंगे। अगर वो हाथ बढ़ाता है तो उससे हाथ मिलाएंगे, उससे पानी का पूछेंगे, पानी पिलाएंगे। अगर उसको चोट लगी है तो उसके लिए दवाई का इंतजाम करेंगे, उससे सर कह कर के बात करेंगे, उसको कागज़ पहन देंगे और उसका भय दूर करेंगे। बुद्धिज़्म पूरा और सम्राट अशोक का भी वो भय दूर करने की चीज़ है। अगर हमारे भय से जो पीड़ित है वही भयभीत हो जाएगा तो किस चीज़ की लोकतंत्र की क्या आवश्यकता थी हमें। लोकतंत्र इसलिए आया था, इसीलिए हमको पसंद था कि जो समाज के लोग हैं उनको अपनी जो समस्या हैं उनसे निजात मिल सके। और अगर हमारी बात लोकतंत्र के अंदर हमारे पीड़ितों की बात नहीं सुनी जाएगी, और वो भी हम लोग ऐसे अधिकारी जो उन्हीं के बीच से आए हैं, हमारी तो ड्यूटी है ना इसमें। हमारी ड्यूटी ये है कि हम जब शक्ति के गलियारे में बैठ जाएं तो हम उन कमज़ोरों को, पीड़ितों को हिस्सेदारी का एहसास दिलाएंगे जिनके बीच से हम आए हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सारी आरक्षण की व्यवस्था, संरक्षण की व्यवस्था, सारे संविधान की व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। आपने कहा कि संविधान इसलिए हमें अच्छा लगा कि बराबरी का समानता का अधिकार देता है। आप विगतकारी रहे, क्या लगता है कि जो संविधान है हमारे देश का, जो संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया, वो आज चीज़ें फॉलो हो रही हैं वर्तमान समय में? देखिए, संविधान के खिलाफ षड्यंत्र बहुत रहे और उस षड्यंत्र में बहुत से अधिकारी, बहुत से कर्मचारी, बहुत से नेता, बहुत से न्यायालय के लोग भी शामिल रहते हैं। और संविधान से लोगों को दिक्कत ज़्यादा नहीं है। दिक्कत संविधान में जो प्रदत्त संरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है, और ऐसे लोग, जो लोग राजा नहीं बन सकते थे, जो लोग अधिकारी नहीं बन सकते थे, जो नेता नहीं बन सकते थे, जो डॉक्टर, मास्टर, वकील नहीं बन सकते थे, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की सोच नहीं सकते थे, और लोकतंत्र के बाद में वो लोग ये सब सोच में उनकी आने लगा कि हम भी बड़े से बड़े पद पे आ सकते हैं। लोकतंत्र में ये स्पष्ट होता है कि उन्हें कोई भी पद मिल सकता है अगर वो मेहनत करें या उस दिशा में कदम उठाएं। तो इस चीज़ से, ख़ास तौर से वो समाज जो सदैव जाति की सोचता है, असमानता की सोचता है, और ख़ास तौर से जो उच्च वर्ग है वो कुछ सोचता ही नहीं है। जब भी मिलता है किसी दूसरे से, वो तुरंत प्रयास करता है कि इसके धर्म के बारे में जानकारी कर लें, उससे भी पहले उसकी जाति की जानकारी कर लें, जाति की जानकारी होगी तो उपजाति की जानकारी कर लें, और क्षेत्र की जानकारी कर लें, भाषा की जानकारी हो ही जाती है। वो असमानता के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। जबकि संविधान एक ऐसी व्यवस्था के लिए समर्पित है जिसके अंदर समतामूलक समाज बनेगा और लोग एक दूसरे के दुख से दुखी होंगे, एक दूसरे के सुख से सुखी होंगे, ऐसी व्यवस्था बनाता है। बाबा साहब ने तो कंडीशंस भी दी हैं कि संविधान को और लोकतंत्र को सफल होने के लिए निश्चित रूप से लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए, और जो ग्लेरिंग इनइक्वलिटीज़ हैं, जो असमानताएं हैं, चाहे वो देहात की, शहर की हों, चाहे जातियों की हों, धर्मों की हों, वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। एक मोरल ऑर्डर होना चाहिए समाज का, नैतिक व्यवस्था, पब्लिक कॉन्शियस होनी चाहिए। ये ना हो कि हम जो हमारा पड़ोसी है वो अगर दूसरी बिरादरी का या दूसरे धर्म का है, उसके सुख दुख से हमें कोई मतलब नहीं है, और जो हमारी जाति या धर्म का है, वो चाहे केरला का है, चाहे विदेश का है, उससे हमें मतलब है। तो ये तो व्यवस्था राष्ट्रवाद को कम करने की हुई। संविधान तो एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जो सबके लिए लाभकारी है, और जबकि समाज में आज भी कोई परिपक्वता नहीं आई है। समाज अभी भी ये सोचता है कि हम तो उनके ऐसे ग्रंथों में, जिन ग्रंथों के अंदर हमारे लिए अपमान लिखा हुआ है, हमारे लिए गालियाँ लिखी हुई हैं, हम तो उनके बारे में असलियत भी ना कहें, और वो हमारे संविधान के बारे में चाहे उसे जला दें, चाहे उस पर चप्पलें मारें, चाहे कुछ भी करें, उस पर हम चुप रहें। जबकि उस संविधान के अंदर सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी लिखा है। बाबा साहब की तारीफ करते हुए एक प्रोफेसर हैं, परशुराम चतुर्वेदी, उन्होंने लिखा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, प्रयागराज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि देखिए बाबा साहब की महानता देखिए और व्यापकता देखिए उनकी महानता की। जब मनु ने मनुस्मृति लिखी थी तो बाबा साहब के पुरखों के लिए कोई जगह नहीं थी, ना बाबा साहब के लिए, ना उनके बच्चों के लिए। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो ये ध्यान रखा कि मनु के बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी बराबर की जगह है, कोई भेदभाव नहीं रखा है। तो निश्चित रूप से हम लोग समर्पित हैं, और अधिकारियों, कर्मचारियों को तो खास तौर से समर्पित होना चाहिए संविधान सम्मत समाज बनाने के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए। आपने समतामूलक समाज की बात की, लेकिन आज देश में देखा जाए तो खासकर मैं यूपी, बिहार, राजस्थान, हिंदी बेल्ट की बात कर लूँ, यहाँ आए दिन जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे बहन बेटियाँ हो, जो अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वो संविधान के लागू होने के बावजूद भी ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। क्या कमी, कहाँ कमी मानते हैं? एक आप अधिकारी भी रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं जो अब आज भी हो रही जो घटनाएँ? देखिए, देश के अंदर SC ST के ऊपर 70,000 अत्याचार हर साल होते हैं, जो अभी के आंकड़े हैं, हाल के आंकड़े हैं, उनके अनुसार, यानी कि 211 अत्याचार प्रतिदिन हुए।
इतने अत्याचार पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं होते। SC/ST एक्ट बना हुआ है, संविधान है, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, लेकिन कानून दिशा दिखा सकता है, दशा नहीं बदल सकता। और उसको जो दुखी हैं इस बात से कि संविधान लागू है, वो लोग जब मन करता है वो ऑनर किलिंग करते हैं, जब मन करता है वो मॉब लिंचिंग करते हैं, जब चाहते हैं दंगा कर देते हैं, जब चाहे वो अपनी मनमानी करते हैं। और जो शरीफ लोग बैठे हुए हैं वो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अधिकारियों को डिमोरलाइज़ करना, नेताओं के साथ मारपीट करना, जहाँ इंटरव्यूज़ हैं वहाँ दिक्कत करना, उनके पास माइक्रो कॉन्स्पिरेसी करने की बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो निश्चित रूप से समतामूलक समाज बनाने में और अत्याचार विहीन समाज बनाने में समाज अभी गंभीर नहीं है, उसको गंभीर होना चाहिए। और जो परिणाम आएंगे वो परिणाम आएंगे जब हमारे ग्राम पंचायतें, हमारे स्कूल, हमारे पूजा गृह और हमारे दफ्तर सेंसिटाइज होंगे। इसमें सरकार की तरफ से भी, NGOs को भी और हमारी ग्राम पंचायतों को भी, और जो लोग माँ बाप हैं उन सबको एक काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी और अपने स्तर से मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, अवेयरनेस की सभाएं करनी पड़ेंगी कि ये जो जातिवाद है या सांप्रदायिकता है या मॉब लिंचिंग, ऑनर किलिंग जिससे आप बढ़ा रहे हैं, ये बदले की भावना ला रहा है। और इस बदले की भावना से होगा क्या, कल को जब जाति जनगणना हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो अत्याचारी हैं उनके पास एक मैसेज तो पहुंच ही जाएगा कि आपकी जनसंख्या इतनी नहीं है कि आप अत्याचार करने के बाद आपको सज़ा नहीं मिलेगी। अभी तो लग रहा है उनको कि अत्याचार करने के बाद हम जेल भी जाते हैं तो हमें लोग ग्लोरीफाई करते हैं। जो लोग SC/ST एक्ट को के मुलजिम होते हैं वो जब जेल से छूट के आते हैं तो उसकी बड़ी तारीफ़ होती है रिश्तेदारी में, गांव में, कि इसने बहुत अच्छा काम किया, जबकि स्वस्थ समाज इसकी बुराई करेगा। एक इंस्पेक्टर थे हमारे स्याना के, सुबोध कुमार, उनको मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। और जब वो लोग मुलजिम जब बाहर छूट कर के आए तो उनका बड़ा स्वागत किया गया, उनका स्वागत किया गया। तो ये एक रुग्ण समाज की पहचान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समतामूलक समाज की बात है तो अपराध से दूर रहिए, अत्याचार से दूर रहिए। और अगर अत्याचार हमारा अपना भी आदमी करता है तो गलत है, वो कल को उसका फ़र्क आएगा। भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि वैर शांत नहीं होता, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है, उसके लिए शाइलॉक ने बड़ा अच्छा कहा है। जो मर्चेंट ऑफ वेनिस कृति है की शेक्सपियर की, उसमें शाइलॉक एक पात्र है, उससे कहलवाया है कि हम यहूदी हैं, हमारी भी आँख हैं, हमारे भी कान हैं, हमारे भी दिल है, हमारे भी हाथ पैर हैं, आप ही की तरह हैं। और अगर आप मुझे सुई चुभोगे तो क्या मुझे दर्द नहीं होगा? अगर आप मुझे गुलगुली करोगे तो क्या मुझे हंसी नहीं आएगी? अगर आप मुझे जहर दोगे तो क्या मैं मरूंगा नहीं? अगर आप मेरे साथ गलत करोगे तो क्या मैं बदला नहीं लूँगा? तो ये एक मैसेज है शेक्सपियर के द्वारा कि आम टेंडेंसी है लोगों की कि वो बदला लेने की भावना आएगी। और हमने लोकतंत्र इसलिए चुना, संविधान इसलिए चुना कि बदले की भावना से देश ना चले, बदले की भावना से समाज ना चले। उसके लिए पुलिस सिस्टम है, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सरकार या जो भी जज हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। बदले की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। वो अपराध करेगा, अत्याचार करेगा तो सजा मिलेगी, लेकिन ये मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग तो खुद सजा देने वाली चीज़ें हैं जो समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। और इससे बदले की भावना होगी और आगे चल करके निश्चित रूप से जो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं वो भी इससे निजात नहीं पा पाएंगे, क्योंकि वैर भावना अच्छी बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने कितना ही भी कहा कि वैर से वैर भाव उत्पन्न होगा, और इसीलिए इसमें डिले भी हुआ है। अभी देखिए, आपने देखा होगा, एक खबर सुनी होगी जैनापुर से, एटा के एक गांव से, जहां पर पहले तो जो शेड्यूल्ड कास्ट की वो थी कार्यक्रम थे वो रोके गए थे, जुलूस रोका गया था। उसके जवाब में युवाओं ने, जो दूसरा पक्ष है, उनकी यात्रा रोक ली। तो ये ना तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं यात्रा रोकना इनकी ना उनकी, लेकिन पुलिस जब सपोर्ट करने लगती है एक पक्ष को और दूसरे पक्ष को डिमोरलाइज करने लगती है तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर निराशा होती है, और निराशा वैर भावना में बदलेगी, बदले की भावना आएगी। और कल देखिए सरकारें भी आती जाती हैं समाज के अंदर। आज जो गरीब है वो कल अमीर हो जाएगा, कल अमीर है वो गरीब हो जाएगा। और तो ऐसी चीज़ें स्थायी नहीं हैं। इन ताकतों के पीछे, सत्ता पक्ष के पीछे, अगर आप ऐसा करते हैं कि गरीबों को, कमज़ोरों को, SC/ST को, OBC को सताते हैं, माइनॉरिटी को सताते हैं, तो ये समतामूलक समाज बनाने में उतना ही समय लगेगा। जबकि समतामूलक समाज अगर जल्दी से जल्दी बन जाए देश के अंदर, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे, भगवान बुद्ध का सपना था, ज्योतिबा फुले का सपना था, तो निश्चित रूप से सभी को फ़ायदा होगा उसमें आगे आने वाली जो भी जनरेशन है वो हमारी गली से सुरक्षित जाएगी, हम उनकी गली से सुरक्षित रखें। आप हमारा स्वागत करें, हम आपका स्वागत करें।
आपने समतामूलक समाज की बात करी, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब की, बुद्ध की बात करी। जो उनका सपना था, उन्होंने उस समय में, जब आज तो समय संविधान लागू हो, उस समय उन्होंने क्रांति करी। उनका जो सपना था और वो समतामूलक समाज स्थापना चाहते थे, तो वो समतामूलक समाज में आज कहाँ दिक्कतें, कहाँ रुकावटें आती हैं? आपको कहाँ लगता है कि वो कहाँ दिक्कत, समाज जैसे आपने कि समाज को सेंसिटिव होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, तो वो कहाँ कमी आपको नज़र आती, जो कमी जो समाज में है, जिससे समाज समतामूलक नहीं बन पा रहा है? देखिए, समतामूलक समाज बनाने का जो तरीका है, वो पहला तो है हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सबको। जी। जब लोगों को ये लगेगा कि देश के अंदर चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे रक्षा हो, चाहे न्यायपालिका हो, हमारे सामाजिक समूह को भी हिस्सेदारी मिले। हिस्सेदारी है। एक तो ये तरीका है, लोगों में ये भावना जानी चाहिए। दूसरी चीज़, जो साक्षात्कार हैं सरकारी नौकरियों वाले, उनके अंदर ये मैसेज जा रहा है कि किसी ना किसी जाति को लगातार अच्छे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा गलत संदेश जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है जातिबंदी कानून। जातिबंदी कानून बनने में जितनी देर होगी, उतना ही समतामूलक समाज देर से बन पाएगा। जो लोग आज जाति के ऊपर गर्व कर रहे हैं या जाति के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं या जाति के ऊपर संगठन बना रहे हैं, जाति का नाम लिख रहे हैं या उपनाम लिख रहे हैं, जाति के नाम पे मोहल्ले बना रहे हैं, जाति के नाम पर सड़कें बना रहे हैं, जाति के नाम पर स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार में लिख रहे हैं या अंधविश्वासों पर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो वैर भाव फैला रहे हैं, दूरियां समाज के अंदर आ रही हैं। तो जातिबंदी कानून जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। जैसे नोटबंदी कानून बना, नोटबंदी हो गई, ऐसे ही जातिबंदी भी संभव है। ऐसा नहीं संभव नहीं है, संभव सब कुछ है। हाँ, एक्सेप्शन रहेगा। जिसको सामाजिक न्याय चाहिए, जिसको आवश्यकता है, SC ST को आवश्यकता है, OBC को आवश्यकता है, माइनॉरिटी को आवश्यकता है हिस्सेदारी की, तो वो सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, अपना दावा पेश करेंगे आर्टिकल 335 में जैसे है। तो निश्चित रूप से मंडल कमीशन की रिपोर्ट, भारतीय संविधान, हिंदू कोड बिल और SC ST एक्ट, ये इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर चल करके समाज अब तक बदल जाता। लेकिन अभी तक लोगों ने मांग ही नहीं की कि निजी क्षेत्र के अंदर ऊपर से नीचे तक हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए, जो एक जायज़ मांग है। और जब तक निजी क्षेत्र के अंदर हिस्सेदारी नहीं मिलती और जातिबंदी कानून लागू नहीं होता, लोगों को फ्रीडम रहेगा कि चौराहे पे पूछ रहे हैं जाति क्या है तुम्हारी, स्कूल के अंदर पूछ रहे हैं, जो IIT जैसे इंस्टीट्यूट हैं, जो MBBS कराते हैं, IIT कराते हैं, जहाँ UPSC के लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं। हम लोग हैदराबाद में ट्रेनिंग करने गए, वहाँ भी देखा कि एक दूसरी बिरादरी का आदमी था, उसने 3 दिन लगातार प्रयास किया कि मेरी क्या बिरादरी है। उसको तब तक नींद नहीं आ रही। जब मैंने उसको पूरा बता दिया, तब जा कर के उसको नींद आई और बड़ा फ्रस्ट्रेट रहा 3 दिन तक। मैं मज़े ले रहा था इस बात की कि देखते हैं क्या कहता है। मैंने बताया हम लोग बौद्ध हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। तो नहीं, बौद्ध नहीं, जाति बताओ। मैंने बौद्ध धर्म में जातियाँ नहीं होती। फिर मैंने जब उसको बता दिया कि हम लोग बौद्ध हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, तो मतलब IPS होने के बावजूद भी आपको जाति के बारे में फोर्स किया जा रहा बताने के लिए। हाँ, बाकायदा अपने बड़े कभी प्रेम से, कभी रिश्तेदारी पूछकर, या कभी कह के वहाँ से आने में तो त्यागी बहुत होते हैं, आप लोग कौन हैं, इस तरह से। फिर मैंने उनको काफ़ी लज्जित भी किया। मैंने कहा तुम एक अधिकारी हो, IB में अफसर थे वो, और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए, तुम इस तरह के सवाल पूछ रहे हो, तुमसे ज़्यादा काबिल हूँ मैं। तो बड़ा क्या कहते हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आती इस बात से, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है, उनकी भी गलती नहीं है ना। बचपन से माँ बाप सिखाते हैं, मोहल्ले वाले सिखाते हैं, इस पर गर्व करो। जबकि जाति के ऊपर आधारित कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। जाति और उपजाति के ऊपर गर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे लोग भी बहुत से हैं कि जाति के ऊपर गर्व करो। जाति हमारे लोगों ने नहीं बनाई, वो हमारे पुरखों की बनाई हुई नहीं है, वो तो थोपी हुई चीज़ है। और थोपी हुई चीज़ पर हम क्यों गर्व करें? भाई हमने अपनी मर्जी से, हम बौद्ध बने थे प्राचीन काल में, हम आधुनिक काल में बौद्ध बने अपनी मर्जी से, बाबा साहब ने बौद्ध बनाया, इस पर गर्व करते हैं। SC ST का स्टेटस या OBC का स्टेटस संवैधानिक स्टेटस है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहता है, और पॉलिटिकली बहुजन कहा जाता है। बहुजन के द्वार बंद नहीं है, जो दुखी है वो आ जाओ, लेकिन उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सब लोग लिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं पूरी तरह से, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता है वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब देखिए, एक अच्छी बात ये भी है कि इंटर मैरिजेस की जो संख्या है वो 4% से 10% के बीच में है, लगातार बढ़ रही है। और अगर निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ गई तो बहुत जल्दी, यहाँ तक कि मेरा दावा है कि 25 से 50 साल लगेंगे, भारत जातिहीन समाज बनेगा। बाबा साहब का सपना, भगवान बुद्ध का सपना पूरा होगा। अब सामाजिक संगठन हैं, कई सारे बहुजन मूवमेंट के नाम से काम कर रहे हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जो बहुजन की बात करें, शोषित वंचितों की बात करें, दलित पिछड़ों की बात करती हैं।
लेकिन बात तो हो रही है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टियों का जो एकता है वो एकता नज़र नहीं आ रही। सामूहिक संगठन रोज़ आए दिन संगठन बनते चले जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियाँ बनते हैं। तो क्या लगता है आपको आखिर ये संगठन दिन ब दिन क्यों रोज़ बनते चले जा रहे हैं? और क्यों लोग मतलब एक होने के बजाय लोग अलग-अलग मतलब संगठन बना के चल रहे हैं? देखिए, संगठनों से दिक्कत नहीं होती। हर संगठन नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है, नई टीम लेकर के आता है, उनसे दिक्कत नहीं है। हमारे देश में जो लोग ख़ास तौर से जो हिस्सामार समाज के लोग हैं, उनकी लगभग 4000 के आसपास पार्टियां हैं और उनके लाखों संगठन हैं, लेकिन उनका मैनिफेस्टो एक है। उनका मैनिफेस्टो एक है, वो है वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना। इसी तरह से जो तथाकथित बहुजन पार्टियां या संगठन हैं, उनका मैनिफेस्टो एक नहीं है। वो या तो जाति या उपजाति को लेकर बनाते हैं, या अपने किसी संकीर्ण विचारधारा को बनाते हैं, या अपने परिवारवाद को थोपने के लिए बनाते हैं। उनको वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, अपना घोषणा पत्र बनाना चाहिए, जिसके अंदर जाति विहीन समाज हो, जिसके अंदर हिस्सेदारी लोगों को दी जाए, जिसके अंदर संविधान सम्मत समाज बनाने की बात हो, जिसके अंदर शांति की बात हो और असहमति को सहने की बात हो, और सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सबको मिले, सभी समूहों को मिले। इस तरह की बातें मिलाकर के अगर वो घोषणा पत्र बनाएं और घोषणा पत्र के आधार पर चलें, तो विभिन्न संगठन एक भी हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत आती है जातिवाद से, दिक्कत आती है उपजातिवाद से, दिक्कत आती है परिवारवाद से, दिक्कत आती है एकाधिकारवाद से। तो उसी वजह से संगठन नहीं बन पा रहे, जबकि जिन्होंने हिस्सा मार रखा है, जिनको मनुवादी संगठन या पार्टियां कहते हैं, वो एक मत हैं वर्ण व्यवस्था पर। वो इकट्ठा होकर के उन्होंने चाहे किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे उनका एक ही MP हो, एक ही ML हो, चाहे ना भी हो, चाहे वो विपक्ष में हो, लेकिन जब वर्ण व्यवस्था की बात आती है तो वो इकट्ठा होकर काम करते हैं। आपने कहा कि संगठन जब भी बनता है तो नई नेतृत्व क्षमता को पैदा करता है, तो क्या एक संगठन में नेतृत्व पैदा नहीं हो सकते? मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 22 तक की जो सरकार थी, उसमें आप देखेंगे जितने भी एक जो ब्राह्मण जाति के मंत्री थे, उनको बदल के नए नेतृत्व क्षमता को आ रहा है। लेकिन बहुजन समाज की पार्टियों में, चाहे सपा, बसपा, RJD जितने भी हैं, इनमें वो सब चीज़ें क्यों नहीं होती? क्या वजह है कि इनमें हमेशा, जैसे आपने जातिवाद और परिवारवाद की बात करी, तो क्या ये लोग अपना बड़ा दिल नहीं कर सकते? जैसे वो जो सामंतवादी लोग बड़ा दिल कर देते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, नए को लेके आते हैं, तो क्या ये जो अपने बहुजन मूवमेंट है, जो कि संख्या में भी ज़्यादा होने के बावजूद भी इन पर कुछ चंद लोग राज कर रहे हैं, क्या ये लोग नहीं बड़ा दिल कर सकते? देखिए, बाबा साहब ने कहा है कि भारतीय समाज ग्रेडेड इनइक्वलिटी का शिकार है। मैं उसको कहता हूँ साधारण शब्दों में कि जो असमानता, जहाँ तक मुझे उसका आनंद आ रहा है, जहाँ तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उस असमानता को, वो तो मुझे पसंद है, लेकिन जब असमानता का मैं शिकार होता हूँ तब मुझे पसंद नहीं है। यही हाल रहा है। बहुजन एकता क्यों ख़त्म हुई? बहुजन एकता काशीराम जी ने काफ़ी हद तक बना ली थी। बहुजन एकता इसलिए ख़त्म हुई कि एक तो क्रीमी लेयर लागू की गई थी। क्रीमी लेयर में OBC को बांट दिया, तो जो क्रीमी लेयर में आ गए थे उनका क्षत्रियकरण हो गया। जो क्रीमी लेयर से छूट गए थे, नॉन क्रीमी लेयर, उनको जानकारी नहीं थी कुछ भी। क्रीमी लेयर ख़त्म करने के लिए कोई मूवमेंट इस देश के अंदर OBC के नेता या SC के नेता नहीं चला पाए। परिणाम ये हुआ कि SC के और ST के साथ भी सब कैटेगराइजेशन के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं, न्यायालयों के द्वारा भी और पार्टियों के द्वारा भी। तो दूसरी चीज़ थी, बहुजन एकता को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का एक शगुफा छोड़ा, और उसके बाद रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को जो दिया गया था उसको OBC ने पसंद नहीं किया, माइनॉरिटी ने पसंद नहीं किया, SC अलग थलग पड़ गए। लेकिन उसका जवाब यह है कि अगर मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ ली होती, SC के नेताओं ने भी और OBC के नेताओं ने भी, जिसके अंदर साफ साफ दिया गया है कि प्रोन्नति में आरक्षण OBC को भी चाहिए, तो SC ST के जो नेता थे वो प्रोन्नति में आरक्षण न सिर्फ SC को देते, वो OBC को भी देते, और OBC के नेता SC ST का रिजर्वेशन प्रमोशन ख़त्म नहीं करते। और जब 50% से ऊपर लोग लाभान्वित होते हैं किसी भी कानून से, तो वो कानून आसानी से ख़त्म नहीं होता। जो रिजर्वेशन प्रमोशन का जो कानून था वो ख़त्म हुआ, व्यवस्था ख़त्म हो गई, उसके पीछे यही कारण है कि उससे लाभान्वित लोगों की संख्या 50% से ऊपर नहीं थी, कम थी काफ़ी। था तो सही काम वो, लेकिन क्योंकि उससे लाभान्वित होने वाली संख्या कम थी, अगर SC ST OBC तीनों को होता, भले वो न्यायालय से किसी का भी कटता, किसी का नहीं कटता, तो ये बहुत बड़ी साजिश रही जिससे बहुजन संगठन इकट्ठा नहीं हो पाए। क्रीमी लेयर की और जो रिजर्वेशन प्रमोशन के प्रति जो मामला था उसका,
दूसरा जो सबकास्टिज्म में एक चीज़ है, सबकास्टिज्म पर लगातार काम किया जाता है। जो लोग कास्टिस्ट हैं बहुत बड़े, वो ना सिर्फ कास्टिज्म की बात करते हैं, वो सब कास्टिज्म की बात करेंगे, फिर उसमें रीजनलिज्म की बात करेंगे, फिर लैंग्वेज की बात करेंगे, और हर प्रदेश के अंदर उनके लोग लगे रहते हैं। किसी तरह से उनका काम सिर्फ डिवाइड एंड रूल का है, जबकि हमारा जो बुद्ध का सिद्धांत है वो इकट्ठा करने वाला है, ऑर्गेनाइज एंड सर्व का है। बाबा साहब का सिद्धांत शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो का है। कोई सीमा नहीं है। जो लोग भी संविधान पे चलने वाले हैं, मानने वाले हैं, इकट्ठा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में अगर इनको इकट्ठा होना है, जैसे कि आप के मन में एक सवाल भी होगा कैसे इकट्ठा हुआ जाए, तो इकट्ठा होने के लिए यही है, सवाल यही था मेरा कि कैसे इकट्ठे होंगे। जी जी, इकट्ठा होने के लिए यही है कि जो संविधान समर्थक लोग हैं वो इस मैनिफेस्टो को लेकर के आगे आए, जो मैनिफेस्टो हिस्सेदारी के ऊपर आधारित है। इस पर हमारे लोग, खासतौर से जो हमारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकली भी हमसे जुड़े हुए हैं, उसमें हम लोग यही नारा देते हैं कि संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो, ना वोट दो, हिस्सेदारी देख लो, मैनिफेस्टो देख लो। और जो लोग मैनिफेस्टो तैयार नहीं करना चाहते, कहते हैं कि नहीं संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है, उनको एक भ्रम है, एक गलतफहमी है कि संविधान मैनिफेस्टो नहीं होता। संविधान तो सबके लिए बना हुआ कानून है जो बन चुका है, उसको मानना किसी के ऊपर एहसान नहीं है, और किसी की मर्जी नहीं है, किसी की चॉइस नहीं है, वो तो मानना ही मानना है। लेकिन मैनिफेस्टो एक ऐसी चीज़ है जो कमी है, जो हिस्सेदारी की कमी है, उसको आप कैसे पूरा करेंगे? रोटी कपड़ा मकान, ये स्कूल, ये सब तो कराएंगे ही लोग बाग, लेकिन उसमें हिस्सेदारी किसकी कितनी होगी, ये सुनिश्चित करेगा आपका मैनिफेस्टो। अगर मैनिफेस्टो एक हो जाए, एजेंडा एक हो जाए, तो सारे बहुजन संगठन, बहुजन पार्टियां, बहुजन नेताओं के अंदर इकट्ठा होने की भावना प्रबल होगी और इकट्ठा होने की आशा भी एक सी हो जाएगी। वो सभी मैनिफेस्टो बनाए अपना और इकट्ठा बैठे हैं, मैनिफेस्टो भी चलते हैं, तो आपस में लगाव भी बढ़ेगा। बहुजन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो बिहार में बाबू जगदीप प्रसाद जी ने 100 में 90 शोषित की बात करी और उन्होंने वहाँ पे एक मूवमेंट खड़ा किया। और आज़ाद भारत में मैं मानता हूँ कि शायद बहुजनों में पहले नेता थे जिन्होंने इतना संघर्ष किया। उसके बाद से मानवर काशीराम साहब, मेरे नॉलेज में तो यही, बाकी लोगों ने भी किया, लेकिन जो मूल रूप से जो संघर्ष रहा बाबू जगदीप प्रसाद और मानवर काशीराम साहब का। बाबू जगदीप प्रसाद जी ने 7 साल के अंदर उनके समय में 4 मुख्यमंत्री बने जो कि ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। और मानवर काशीराम साहब ने मायावती जी को और बहुजन समाज के वो लोग जिनको सत्ता की जानकारी नहीं थी, या सत्ता की कह लीजिए कि सत्ता का उनको पता ही नहीं था कि सत्ता होती क्या है, उन लोगों को शासन सत्ता में बिठाया और उनको हक हिस्सेदारी की बात को उनको जागरूक कराया। तो दोनों के मूवमेंट में आपको क्या लगता है कि दोनों के मूवमेंट में कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी कोई नहीं रह गई है, लेकिन हर चीज़ को समय के साथ बदलना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हम ये कहें कि बुद्ध में कमी रह गई थी, हम क्या करें, बाबा साहब में कमी रह गई, हमें कमी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। हमें उनके आधार पर जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई उस पर आगे चलना चाहिए। कहीं पर जब रेत आती है तो वहाँ पैदल चलना पड़ता है, जहाँ सड़क आती है वहाँ गाड़ी से चलते हैं, जहाँ नदी आती है तो वहाँ पर हम तैर के चलते हैं। तो निश्चित रूप से जो बहुजन पार्टियाँ थीं उनको उन्होंने हिस्सेदारी का अनुपालन टिकट देने में नहीं किया। टिकट देने में करना चाहिए था जब लोगों ने वोट खरीदने के साथ साथ टिकट खरीदने शुरू कर दिए। बहुत सी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कहता, बहुत सी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी बिरादरी के नाम से पार्टियां बनाई और टिकट दे दिया अपने विरोधियों को, वो एमएलए एमपी बन करके चुप हो गए। उन्होंने कभी हिस्सेदारी की बात नहीं की। वही मिशन, एक बहुत छोटी पार्टी है, नाम लेना सही नहीं है, और छोटी पार्टी है, उसके थोड़े से विधायक हैं, उन्होंने मनुवादियों को टिकट दे दिया और एमएलए एमपी बना दिया। तो निश्चित रूप से ये तो हंसी हो गई ना बिल्कुल पार्टी बनाने की और बहुजन मूवमेंट की भी। तो बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हर क्षेत्र में अगर पार्टियां हैं बनी हुई हैं, पार्टी के संगठन में कितनी हिस्सेदारी एससी एसटी की, ओबीसी की है, पार्टी के टिकट में किस तरह टिकट का बंटवारा करती है, और पार्टियों के जो सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं, कितने एससी के, कितने एसटी के, कितने ओबीसी के, कितने माइनॉरिटी के हैं। और ये नहीं हो सकता कि आपने जब सरकार बनाने को आए तो आपने अधिक से अधिक मंत्रिमंडल अपने किसी एक खास आदमी को दे दिए, एक ऐसी बिरादरी को दे दिए जिसके आपके यहाँ शादी हुई है या आपको बहुत प्रिय है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन आप उसी चीज़ को अगर जिनको अपेक्षा है कि आप उनकी वोट लेके आए हैं, और भारत के अंदर तो काउंटर खोलना चाहिए ना लोगों को, अधिक से अधिक बिरादरियों को, अधिक से अधिक समूह को लेना का होना चाहिए। और जो भी संगठन ये सोचते हैं कि सब हमारे अंडर में आकर के एक होकर काम करें, ये संभव नहीं है। बड़ी से बड़ी पार्टियों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता
जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो 50-50 पार्टियों को साथ ले करके संगठन बना करके सरकारें बनाती हैं। लेकिन मैंने देखा छोटी छोटी बहुजन पार्टियां हैं वो यही चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी पार्टियां भी उन हमारे अंडर में आ जाएं, या छोटी पार्टियां सब हमारे अंदर सरेंडर करते हैं। ये संभव नहीं है। जब भी आप संगठन बनाएंगे तो लोगों को इकट्ठा करिए। हो सकता है बाद में बड़ा ब्लॉक बन जाए। जब आपको याद होगा जब जनता पार्टी बनी थी, सरकार बनाई, तब उन्होंने भी लोगों को मिलाया था। बड़े बड़े विरोधी नेता इकट्ठे हुए थे। जब जनता दल की सरकार बनी तो उन्होंने भी काफ़ी विरोधियों को इकट्ठा किया था। तो निश्चित रूप से कोई भी पार्टी आती है तो वो लोगों को इकट्ठा करके आती है। इस शर्त पे नहीं आती कि हमारी पार्टी के अंदर पहले से शामिल हो जाइए, उसके बाद आएंगे। लोग इकट्ठा करते हैं, फिर ब्लॉक बनता है, कंबाइन बनते हैं और इस तरह से चलता है। तो ये क्षमता बढ़ानी होगी लोगों को इकट्ठा करने की। क्या संदेश देना चाहेंगे सर बहुजन समाज के लोगों को और बहुजन समाज के जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही है कि जो हिस्सा मार समाज है, जिसने हिस्सा मारा है हमेशा, वो ना तो आपका कभी था, ना है, ना होगा। तो निश्चित रूप से सावधान रहना पड़ेगा। और टिकट भी, वोट भी और मैनिफेस्टो भी, 3 ताकत हैं आपके पास। आपके पास मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया कुछ हद तक है। आपके पास जो राजनीतिक ताकत है वो भी ना के बराबर है। जो है भी तो वो ऐसे हैं, या तो आप ही का बिल फाड़ देंगे या कुर्सी पर बैठकर आप ही के खिलाफ निर्णय दे देंगे। जैसे कि अभी देखा आपने, सब कैटेगराइजेशन का निर्णय आ गया। ये तो बांटो और राज करो का ही था। जब सारी समस्याएं एक है तो कितने हिस्सों में बांटोगे? हर बिरादरी का अध्ययन कर लिया जाए तो किसी बिरादरी का कम, किसी बिरादरी का ज़्यादा है। जो थोड़ा सा संख्या में ज़्यादा है तो उनकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो बिरादरीवाद बढ़ाने के निर्णय हो गए, बिरादरीवाद बढ़ाने के तरीके हो गए। तो उसमें ना पढ़ करके और हिस्सेदारी को ठीक से अपनाएं। और आपकी जो ताकत है वोट की, उसको हम ये मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति अपने वोट को बेचता है वो अपनी संतानों को बेचता है। जो टिकट को बेचता है वो अपने संतानों के भविष्य को, अपने भविष्य को, सबको बेच देता है। या बिना देखे देखता है। उसको देख लेना चाहिए ना, मैनिफेस्टो कंपेयर करना चाहिए। अगर 4-6 पार्टियां फाइट में हैं तो उन सभी पार्टियों को मैनिफेस्टो पढ़े, देखे किसका मैनिफेस्टो अच्छा है, प्रत्याशी को देखे। ये नहीं कि आपको कोई पार्टी पसंद है या पार्टी का मुख्य नेता पसंद है और उन्होंने खड़ा कर दिया ऐसा आदमी जो हमेशा से बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ रहा है, उसके खिलाफ 20 SC/ST एक्ट के मुकदमे हैं, तो आपको सबसे अच्छा ना भी मिले, सबसे कम खराब प्रत्याशी को हमारा समाज ढूंढे, सबसे कम खराब को, सबसे अच्छा ना मिले भले ही। और मैनिफेस्टो की तीसरी ताकत है। पहले ज़माना था मैनिफेस्टो के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मैनिफेस्टो की ताकत बढ़ी है। और अभी हाल में 2004 से लेकर के अभी नई सरकारों तक 53% तक मैनिफेस्टो माने जाने लगे हैं। और लोग पूछते भी हैं, मीडिया भी पूछने लगा कि आपने मैनिफेस्टो क्या चीज़ है। तो मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा हर पार्टी को। और मैनिफेस्टो ऐसा हो जो हिस्सेदारी आधारित हो, निजी क्षेत्र में भी, सरकारी क्षेत्र में भी, न्यायपालिका में भी, रक्षा में भी, सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। तो आपने सुना, हमारे साथ थे डॉक्टर BP अशोक सर, जो पूर्व IAS हैं। उन्होंने कहा कि जो लोगों ने आपका हिस्सा मारा है वो कभी आपका हिस्सा नहीं देंगे और वोट को कभी बेचना चाहिए। जो लोग वोट को बेचते हैं वो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बेचते हैं। सभी को एक साथ आना पड़ेगा। बहुजन समाज लोग हैं, उनको एक मैनिफेस्टो के तहत सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी इस बहुजन समाज का भला हो सकता है और बहुजन समाज राजनीतिक पावर और आगे बढ़ सकता है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।